देखो उधर, नेक्स्ट नोट करना अब आगे। नेक्स्ट मैंने तुम्हें अभी जो टॉपिक है हीट कैपेसिटी वो डिटेल में ले लिया है। न्यूमेरिकल्स वगैरह सब करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगा कर। थ्योरी क्लियर होगी तो न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आनी। थ्योरी क्लियर होगी ना तो न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक टॉपिक मैं और ले रहा हूँ ऐसे ही, एक टॉपिक और ले रहा हूँ। ये एक्चुअल में टॉपिक है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में कुछ यूज होगा इसका, सही ना, केमिस्ट्री में कुछ यूज होगा। जैसे एक ना अभी मैंने तुम्हें बताया मेयर्स रिलेशनशिप, वो क्या थी, सीपी माइनस सीवी इज टू आर, ये रिलेशन थी ना। एक टर्म होती है गामा। गामा, इसको हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। सीपी बाय सीवी रेशियो को ना गामा से डिनोट करते हैं। इसको हम पॉइजन्स रेशियो भी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। गामा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी जगह यूज होगी। ये काफी जगह यूज होगा। जैसे गामा की वैल्यू 1.67 होती है मोनोटॉमिक गैस के लिए, हीलियम के लिए, नियोन के लिए, आर्गन के लिए। मोनोटॉमिक गैसेस है ना, तो गामा की वैल्यू 1.67। गामा की वैल्यू 1.67। अगर डायटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू 1.4, जैसे O2, N2, H2, इनके लिए। ये वैल्यू वैसे रटी होनी चाहिए तुम हमेशा। ये मोनोटॉमिक के लिए और डायटोमिक के लिए रटी होनी चाहिए वैल्यू। गामा हमारा सीपी बाय सीवी है। गामा क्या है, सीपी बाय सीवी। सही ना, गामा है जैसे इसकी वैल्यू ये आएगी 5/3 आती है एक्चुअल में। जो 1.67 है, दिस इज इक्वल टू 5/3। ये 5/3 है। और ये जो है 1.4, ये आ जाएगा हमारा 7/5। 7/5 ये वैल्यू आएगी। ये 7/5 वैल्यू। तो इनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में देखो, अगर तुम्हें डायरेक्ट कभी भूल जाते हो तुम, तो एक टर्म होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको एन से डिनोट कर लो, एफ से डिनोट कर लो, इस तरह से किसी से भी, एन से या एफ से। डिग्री ऑफ फ्रीडम या डीओएफ भी लिखते हैं, डीओएफ। डीओएफ, ये जो गामा होता है वो होता है 1+2/n। 1+2/n, ये डायरेक्ट पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाएंगे ना। अगर कुछ ज्यादा पढ़ा देंगे तो ये पढ़ा देंगे, अदरवाइज ये गलत है फॉर्मुले। शॉर्टकट सिर्फ ये इसके लिए, मोनोटॉमिकली डायटोमिकली वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड ही नहीं है। और एन होता है हमारा 3a-r। एन क्या है, 3a-r। गामा 1+2/n, एन 3a-r। एन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है ए एटम्स। जैसे अगर हीलियम की वैल्यू निकालनी है, अगर हीलियम की वैल्यू निकालनी है, और आर है रिलेशंस। आर रिलेशंस है। मान लो एक बार इसको देख लेंगे, ये समझ आ जाएगा तुम्हें। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। फिर मैं इसको डिटेल में ले रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं इसका पहले सीधा। लेकिन ये सिर्फ मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। देखो, जो गामा होता है यानी पॉइजन रेशियो, ये होता है 1+2/n। एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एन निकालना है 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, रिलेशन बिटवीन एटम्स। आर क्या है, रिलेशन बिटवीन एटम्स। जैसे मैंने बोला हीलियम के लिए निकालो, या नियोन के लिए, या आर्गन के लिए, किसी के लिए वैल्यू निकालो। तो एटम तो एक है, पहले निकालेंगे एन। एन क्या होगा, 3 इंटू 1। रिलेशन तो कोई होगा नहीं, अकेला एटम है, कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, तो 0। तो एन की वैल्यू आ गई 3। एन की वैल्यू 3 आ गई, तो गामा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। रिक्वायर्ड टू, ये क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1+2/n आएगा। एन की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 1+2/3 यानी 5/3 आंसर आ गया। ऐसे ही इसी फॉर्मूले को यूज करके तुम एक बार, जैसे H2 के लिए निकालो जरा। H2 के लिए गामा की वैल्यू, एन की वैल्यू और गामा की वैल्यू निकालो H2 के लिए। जल्दी से निकालेंगे एक बार।
निकाल लिया H2 के लिए? H2 के लिए वैल्यू निकाली किसी ने? वेदांत? कनिष्क? देखो H2 है ना, तो N की वैल्यू 3A माइनस R। A कितने एटम्स इसके अंदर? दो, दो H के एटम है ना, तो 3 × 2 रिलेशन उसमें एक ही आएगा, माइनस R यानी 1, एक रिलेशन है ना, तो N की वैल्यू आ गई 5। N की वैल्यू 5 आ गई। अब गामा होता है 1 + 2/n, 1 + 2/5, 7/5 आ गया 1.4। देखो ना तो इसके अंदर तुम्हें Cp की वैल्यू पता लगी, ना Cv की, ना इंटरनल एनर्जी की, ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता नहीं लग पा रही इसके अंदर। और जो दो दो मैंने फॉर्मूले याद कराए हैं तुम्हें, ये दोनों फॉर्मूले तुम याद कर लेना मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए, वैल्यू रटने के लिए सही है, अदरवाइज फॉर्मूले सही नहीं है पूरे। अब जो हम करेंगे ना डिटेल में, वो ध्यान देंगे एक बार। देखो देखो, एक है टर्म है यहाँ पे इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल, पढ़ा है सबने कि नहीं अभी? ये पढ़ा है किसी ने कि नहीं? अर्नव, कनिष्क? इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल किसी ने पढ़ा है कि नहीं? आर्यमन? यस सर। आर्यमन पढ़ा है टॉपिक कि नहीं अभी ये? नहीं सर, अभी ये तो नहीं पढ़ा सर। चलो कुछ में था, अभी ध्यान देना, फिर ध्यान से सुनना एक बार। देखो इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि एनर्जी किसी भी पार्टिकल की, इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी किसी भी पार्टिकल की इक्वली डिवाइड होगी अमंग ऑल द 3 मोड्स ऑफ मोशन। एनर्जी किसी भी पार्टिकल की वो एनर्जी, जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होगी हर एक डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान लो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ले लिया मैंने CO2, तो इसकी एनर्जी तीनों एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल ये कहता है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द डिफरेंट मोड्स ऑफ मोशन। ये इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल कहता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है इस पार्टिकल, इसको ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही DOF क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी मैंने तुम्हें पीछे बताया वैसे तो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। ये क्या कहता है? जो एक पार्टिकल का बिहेवियर डिफाइन करे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल, उसे बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिनोट कर सकते हैं DOF से या F से, DOF से या F से। अब अगला पॉइंट सुनेंगे आप पे, अगला पॉइंट नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है। मान अब यहाँ से ध्यान से सुनना, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इससे मान लो N एटम्स है किसी मॉलिक्यूल में, N एटम्स हैं, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 3 × N। ये अब ये लिख लेना ढंग से बिल्कुल। N एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3N। इसमें से 3N में से ये 3N आ गया ना, इस 3N में से 3 तो होंगे ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन कहाँ पे होते हैं? अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, इसलिए 3 ट्रांसलेशनल। 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 2 होंगे रोटेशनल अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, 3 होंगे रोटेशनल अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। रेस्ट विल बी वाइब्रेशनल, रेस्ट ऑल विल बी वाइब्रेशनल DOF। बाकी क्या होंगे? वाइब्रेशनल DOF। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आर्यमन? हाँ जी सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। 3 ट्रांसलेशन कौन से वाले हैं? ये तो तुम्हें पता ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 ट्रांसलेशनल होंगे। रोटेशनल 2 होंगे अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, 3 होंगे अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। इसको ध्यान समझना, मैं समझा देता हूँ क्या चीज है। अगर तुम्हें समझ आ जाएगा तो बहुत बहुत सही लगेगा तुम्हें यहाँ पे। देखो 2 रोटेशनल अगर लीनियर है, मान लो मैंने मॉलिक्यूल ले लिया H2, ये तो लीनियर मॉलिक्यूल है। CO2 भी ले सकते हो, CO2 भी क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है। BeF2 ले सकते हो, BeF2 क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइब्रिडेशन sp है, लीनियर मॉलिक्यूल है। मैंने H2 का केस लिया, पहले पहले लिया H2 का केस। देखो H2 का केस लिया अगर मैंने,
H2 मॉलिक्यूल लीनियर है, इसमें दो ही, मैंने क्यों बोला कि दो ही इसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। देखो ये 3 एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर सकता है, 3 एक्सिस के अराउंड ये रोटेशन कर सकता है। जैसे अगर मैं लूं ये वाली एक्सिस वर्टिकल लाइन, इसके अराउंड घूमेगा, तो ये वाला एच जो है ये इस लाइन के अराउंड घूम रहे हैं, तो एक रोटेशनल ये हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, एक रोटेशनल ये हो जाएगा। दूसरा, इस पॉइंट से लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है, ये पॉइंट ड्रॉ किया, इस लाइन के अराउंड घूमेगा, इस लाइन के, ये लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है दिखा रहा हूं मैं, इस लाइन के अराउंड घूमेगा, तो भी इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, तो भी रोटेशन होगा। कैसे घूमेगा समझ आ रहा है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी की एक्सिस में घुमाऊं, मान लो यही लाइन है, अगर अब जब ये घूमेगा इस लाइन के अराउंड, तो क्या कोई रोटेशन होगा क्या, अपनी एक्सिस के अराउंड तो रोटेशन नहीं होगा ना, अपनी एक्सिस के अराउंड तो क्योंकि इसमें आर नहीं आ पाएगा ना। फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई होता है mr स्क्वायर। अब ये रेडियस जो है बहुत छोटा आएगा कि नहीं वाला आर की वैल्यू, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। वेदांत, कनिष्क, यस सर। ये क्लियर है बात की नहीं। यस सर क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए लीनियर के अंदर, क्योंकि उनका अपनी एक्सिस के अराउंड कोई रोटेशन नहीं होता है, उनका अपनी एक्सिस के अराउंड कोई रोटेशन नहीं होता है, इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ दो ही रोटेशन मानेंगे। ये तुम्हें याद रहेगा, इसलिए बता दिया, अदरवाइज याद रखना है तुम्हें। और अगर ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता, अगर ये नॉन, जैसे मान लो बेंट होता ये, मान लो H2O ले लिया, तब उस केस में नहीं हो, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा फिर तो। अगर ये बेंट मॉलिक्यूल होता तो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन होता, जैसे मान लिया H2O ले लिया मैंने, NH3 ले लिया, तो इसका तो अपने अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन होगा, क्योंकि अब तो ये घूमेगा ना, इस एक्सिस के अराउंड भी घूमेगा, यहाँ से तुम्हारी तरफ आ रही है एक्सिस, उस पे भी घूमेगा, ये एक्सिस है उस पे भी घूमेगा, तीनों पे घूमेगा तो ये, तो इसलिए अब इसके 3 रोटेशन होंगे, अब इसके 3 रोटेशन होंगे। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब एक रोटेशन की वजह से या एक ट्रांसलेशनल की वजह से क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये निकालना। एक ट्रांसलेशनल अगर है तो हाफ आर टी होता है, 3 ट्रांसलेशनल है तो 3/2 आर टी है। एक ट्रांजिशन की वजह से हाफ आर टी आता है, ये तुमने पढ़ा भी हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, जो 3/2 के टी आया था। के क्या था, R/N0, एक मोलिक्यूल के लिए 3/2 आर टी, एक मोलिक्यूल के लिए 3/2 आर टी। तो एक ट्रांजिशन की वजह से हाफ आर टी, दूसरे की वजह से हाफ आर टी, तीसरी वजह से हाफ आर टी, तो कितना हो गया 3/2 आर टी। 3 ट्रांजिशन है तो 3/2 आर टी। रोटेशन अगर 2 है तो 2/2 आर टी यानी आर टी, और अगर रोटेशन 3 है तो 3/2 आर टी। एक रोटेशन हो या एक ट्रांसलेशनल हो, वो हाफ आर टी कंट्रीब्यूट करता है। वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ आर टी। लेकिन जो वाइब्रेशनल होता है ना, जो वाइब्रेशन होता है इसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, ये हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी यानी आर टी कंट्रीब्यूट करता है। एक वाइब्रेशनल आर टी कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वाइब्रेशनल को हम कभी लेते ही नहीं है। तुम्हें कभी भी बोला ना कि ड्यू एफ निकालो तुम, तो तुम हमेशा कब निकालोगे, जब भी बोलेगा कि इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी निकालो, हम हमेशा निकालेंगे ट्रांसलेशनल की वजह से या रोटेशनल की वजह से। वाइब्रेशनल इंक्लूड तभी करेंगे जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, बोलेगा टेम्परेचर इज वेरी हाई, उस केस में इंक्लूड करेंगे। उस केस में जो गामा की वैल्यू मैंने 5/3 निकाली है वो गलत हो जाएगी, फिर हमें निकालनी पड़ेगी। इसलिए वेरिएबल एनर्जी ना सारी, वाइब्रेशनल विल नॉट बी इंक्लूडेड until unless it is mentioned that temperature is very high, तभी इंक्लूड करना, अदरवाइज इंक्लूड मत करना वाइब्रेशनल को। और वाइब्रेशन मतलब पूरा आरटी, पूरा आरटी आएगा। रोटेशनल की वजह से हाफ आरटी, ट्रांजिशन की वजह से हाफ आरटी। जो बता दिया ना, ये अगर तुम्हें ढंग से समझ आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हें ये पढ़ा था टोटल एनर्जी क्या होती है, मैंने पहले भी बता रखा है। इंटरनल एनर्जी के अंदर टोटल एनर्जी होती है हमारी इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, बट दीज आर नॉट टेकन एज वी हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, इसलिए दोनों जीरो होंगे, इसलिए ये दोनों जीरो होंगे। और हम क्या लेंगे, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को लेंगे, इंटरनल एनर्जी को लेंगे। और इंटरनल एनर्जी के अंदर, इंटरनल एनर्जी यानी जो मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूक्लियस की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात नहीं कर रहे, इंटरनल एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी के अंदर भी हम लेंगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी तो लेते ही नहीं हम, क्यों नहीं लेते,
क्योंकि हम मानते हैं कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो उसमें कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आती है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम की वजह से। आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं पहले बता चुका हूँ सारी डिटेल तुम्हें, जितने भी न्यूमेरिकल्स सब करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें हम मानेंगे इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी पूछ सकते हैं, दोनों को एक मानना है। इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कुछ भी पूछ सकते हैं, दोनों को एक ही मानना है। तो अब देखो इधर, अब अगर मैंने बोला हीलियम एटम के लिए या कोई भी मोनोटॉमिक एटम, कोई भी मोनोटॉमिक एटम है, इसके लिए तुम निकालो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि दोनों सेम होंगी। सीपी क्या होगा, सीवी क्या होगा, गामा क्या होगा। अब तुम्हें आंसर पता है तुम्हें कि गामा की वैल्यू क्या आनी है, 5/3 आनी है गामा की, लेकिन वो कब आएगी, एट मॉडरेट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे नहीं है। एट, हालांकि मोनोटॉमिक के केस में सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि एक ही एटम है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, चाहे लो हो, चाहे मॉडरेट हो, दोनों में सब में सेम आंसर आएगा, सब में आंसर सेम आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो अब अगर मैं करूं काइनेटिक एनर्जी, टोटल डी ऑफ, देखो अब सॉल्यूशन में बता रहा हूँ इसका, इसका टोटल डी ऑफ कितना होगा, टोटल डी ऑफ 3 × 1, 3n था ना, n की वैल्यू 1 है, हीलियम एक ही एटम है, 3 × 1 यानी 3 आ गया। अब इसमें ब्रेकेज करेंगे, इसमें ब्रेकेज करेंगे तो क्या आएगा, 3 ट्रांजिशन आएंगे, जीरो, क्योंकि तीनों के तीनों खत्म ही हो गए यहीं पे, जीरो रोटेशनल, जीरो वाइब्रेशनल। इसलिए इसका लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर एक ही बात है, क्योंकि रोटेशनल और वाइब्रेशनल अकेले एटम में कभी होगा ही। अकेले एटम में तुम सोच के देखो ना, अकेला एटम है तो अपने एक्सिस के अराउंड ही घूमेगा, अगर घूमेगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, उसमें कोई भी इंक्लूड नहीं होगा रोटेशनल या वाइब्रेशनल। तो 3 ट्रांजिशन आ गए, 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी जो के इक्वल होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 3/2 RT ही होगी, 3/2 RT होगी, 3/2 RT। अब सीवी तुमने पढ़ रखा है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया, सीवी होता है हमारा DE/dt, याद आया कि नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डी लिखते हैं, क्यूवी था ना, क्यूवी जो डेल्टा ई, सीवी होता है DE/dt, ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, तो DE/dt कितना आ गया, 3/2 आर, 3/2 आर आ जाएगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 RT को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आर आ जाएगा, 3/2 आर आ जाएगा। और सीपी जो है वो होता है सीवी प्लस आर, तो ये कितना आ जाएगा, सीवी प्लस आर, 3/2 आर प्लस आर, यानी 5/2 आर। तो देखो इसके अंदर तुम्हें सीपी की वैल्यू भी मिल गई और सीवी की वैल्यू भी, दोनों वैल्यूज मिल गई कि नहीं है। तो इसका ये फायदा, ये कंसेप्ट से कर रहे हैं हम पूरा। अब गामा क्या होगा, गामा पॉइजन रेशियो, CP/CV कितना आ जाएगा ये, 5/3। कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, वेदांत। मेरे से क्लियर है। चलो अभी मैंने हीलियम एटम के लिए सारी डिटेल निकाल दी है। अब तुम निकालोगे दो तीन ले रहे हैं एटम्स, जैसे तुम निकालो H2 के लिए डिटेल निकालनी सारी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सीपी, सीवी और गामा। दूसरा निकालोगे तुम CO2 के लिए, तीसरा निकालो तुम, तीन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। CO2 के लिए तुम निकालना मॉडरेट टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पे निकालना है, मॉडरेट पे भी, चलो ये तो तुम्हें याद ही करना है, इसको तो छूट देना, इसको तुम इसमें निकालना, CO2 के लिए मॉडरेट टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, और एक निकाल लेते हैं से NH3 के लिए मॉडरेट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये ट्राई कर सकते हो, मैं बता दूं, चलो इसको ट्राई कर लो, 3-4 मिनट लगा करके, ये ढंग से निकालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक और डायटोमिक के लिए रटी होनी चाहिए। चलो निकालो जल्दी से।
हाँ निकाला किसी ने कि नहीं? चलो देखेंगे एक बार H2 मॉलिक्यूल के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए तो N की वैल्यू तो 3s 2s में N DOF कितना आ जाएंगे इसके अंदर? DOF आ गया 3 इंटू 2 6, 6 में से 3 होंगे ट्रांसलेशनल, मॉलिक्यूल लीनियर है, तो 2 होंगे रोटेशनल और एक होगा वाइब्रेशनल। लेकिन हमें लेने हैं ये दो ही, इसलिए जो टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी या इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कोई पूछता है तो प्लस कांस्टेंट लगा देना एक, प्लस के। तो ये आ गया यहाँ पे 3/2 RT प्लस 2/2 RT, यानी ये आ गया 5/2 RT, सही ना, 5/2 RT आ गए। और CV क्या होता है? DE/DT, ये आ गया 5/2R। CP होगा 7/2R, 5/2R प्लस R, यानी 7/2R। तो गामा क्या आ जाएगा? CP/CV, यानी 7/5, 1.4। और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एक RT इसमें ऐड कर देना, एक RT ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 RT, ये आ जाएगा 9/2 RT। तो 9/7 आंसर आ जाएगा, तब 9/7 आंसर आएगा क्योंकि वाइब्रेशन इंक्लूड होगा ना तब, इसलिए। ये समझ आ गया कि नहीं? ये किस किस का सही है, एक बार हैंड सेस करेंगे जल्दी से H2 के लिए, ये हैंड सेस करेंगे जिसका सही हुआ ये। किसी का सही नहीं है? सिद्धि का सही है, और रितिका का, कृष्णा का, 3 बच्चों का सही हुआ है। वेदांत, नित्या। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे CO2 के लिए और NH3 के लिए, CO2 के लिए और NH3 के लिए। CO2 तीन एटम्स है इसके अंदर, DOF आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 में से 3T होंगे, इसमें मॉलिक्यूल लीनियर है, CO2 मॉलिक्यूल लीनियर होता है इसलिए 2R होंगे, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, 2R होंगे। 4 होंगे वाइब्रेशनल, 4 वाइब्रेशनल होंगे। तो इंटरनल एनर्जी जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो होगी 3/2 RT प्लस 2/2 RT, अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो सेम आंसर आ जाएंगे भाई, यानी 5/2 RT। और CV आ जाएगा DE/DT, यानी 5/2R। CP आ जाएगा CV प्लस R, यानी 7/2R। तो सेम आंसर आ गया 7/5, गामा आ गया 7/5, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, गामा आ जाएगा 7/5। और अगर मेरे को निकालना है हाई टेम्परेचर पे तो 4RT इंक्लूड कर देंगे। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जो इंटरनल एनर्जी होगी वो 5/2 RT तो है ही, प्लस 4RT, प्लस 4RT, यानी ये होगी 13/2 RT। 13/2 RT हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 13/2 RT, ये आ जाएगी, सही ना, 13/2 RT आ गई। और CV क्या आ जाएगा? DE/DT, यानी 13/2R। CP आ जाएगा 13, ये आ जाएगा हमारा 15/2R। तो गामा आ जाएगा 15/13, अगर टेम्परेचर हाई है तो ये आ जाएगा, अदरवाइज इसको हम नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको लेते नहीं, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम केसेस में पूछा, IIT में पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ सब्जेक्टिव के अंदर कि क्या ये गामा की वैल्यू, CP CV की वैल्यू फिक्स्ड है क्या? ये फिक्स्ड वैल्यूज टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं? तो सो दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्लूडेड। अब NH3 के लिए निकालना लास्ट, NH3 के लिए, NH3 मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, ये पिरामिडल शेप होती है इसकी, इसलिए अब पहले तो इसका वो निकाल लेंगे DOF। टोटल DOF कितना आएगा इसका? 3N, N की वैल्यू 4 लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 के अंदर 3 तो T होंगे, 3R होंगे इस केस में अब, और बचे हुए 6 जो हैं वो होंगे वाइब्रेशनल। तो अगर टेम्परेचर मॉडरेट है उस केस में जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, 3/2 RT प्लस 3/2 RT, यानी 3RT हो जाएगा, 3RT।
3/2 RT प्लस 3/2 RT, तो ये 3 RT आ जाएगा और CV आ जाएगा 3R, CV आ जाएगा 3R, CP होगा 4R। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में एक तरीके से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में गामा क्या आया 4/3, CP/CV आ जाएगा ना 4/3। और अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो 3RT प्लस 6RT होगी, यानी 9RT, 9RT। और CV हो जाएगा 9R, CP हो जाएगा 10R और गामा हो जाएगा 10/9। एक बार हैंड करेंगे, इसको टॉपिक समझ आ गया। हाई टेम्परेचर में बता दिया मैंने, किसको टॉपिक समझ आ गया जल्दी से हैंड कर देंगे। अर्नव, रितिका, कृष्णा और सिद्धि, आर्यमन, श्रुतिका, हर्ष, अखिलेश, आरुष, अंशिता, बॉबी, हर्षित। अंशिता को समझ आ गया, आरुष, बॉबी, हर्षित, निशी, शिखा, सिद्धांत। देखो ये गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए और डायटोमिक गैस के लिए तो याद होनी चाहिए हमेशा। गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए और डायटोमिक के लिए याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखना इस चीज का, सही है। मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए ध्यान होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा इसी के ऊपर, जैसे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ से 100 moles of 100 moles of H2 gas at 300 Kelvin। निकालो क्या हो गया, क्या आएगा आंसर से। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 100 moles of H2 gas at 300 Kelvin। कैलोरीज में निकालना आंसर। निकाल लिया सबने। देखो सर, H2 गैस है, ध्यान देंगे H2 गैस है, H2 गैस है, इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी, ये बताया वो मैंने तुम्हें। H2 गैस के लिए टोटल D6 आएंगे, 6 में से सिर्फ 5 ही हम लेंगे, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो क्या आएगा 5/2 RT। R की वैल्यू कितनी है 2,
2 कैलोरी में होती है वैल्यू आर की, और टेम्परेचर कितना है 300, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? आंसर कितना आया? 1500 कैलोरीज में, लेकिन ये किसके लिए है? 1 मोल के लिए। हमें निकालना है 100 मोल के लिए, तो इंटू 100 और कर देंगे, इंटू 100 और कर देंगे, 150 किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा। किलो कैलोरी में लिख रहा हूँ मैं, 150 इंटू 10�3 आएगा, 150 इंटू 10�3 कैलोरी में आएगा। मैंने लिखा 150 किलो कैलोरी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो ये समझ आ गया, तो एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई कर लेना। 3 मोल O2 है, 3 मोल O2 के हैं, 5 मोल, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी, मेंस का क्वेश्चन है, 2020 में आया है। 5 मोल आर्गन है, 3 मोल O2 है, 5 मोल आर्गन है। इसको एक क्लोज कंटेनर में रखा है, दे आर प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर। तो मैंने निकालना है सम ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आर। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है इन टर्म्स ऑफ आरटी। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है इन टर्म्स ऑफ आरटी। डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। बोलना किसी को आंसर? 3 मोल डायटोमिक गैस है, 5 मोल मोनोटोमिक गैस है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है सिंपली। देखो, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो हम निकाल ही नहीं सकते। ये होगा O2 गैस है, O2 गैस के लिए अभी निकाला मैंने, O2 गैस डायटोमिक गैस है, तो कितना आएगा? 5/2 आरटी आएगा, 5/2 आरटी आएगा 1 मोल के लिए, है ना? 5/2 आरटी 1 मोल के लिए, 3 मोल में कितना होगा? 3 इंटू 5/2 आरटी। ऐसे ही आर्गन है, आर्गन के लिए तो सिर्फ 3T ही आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम निकालेंगे 3 इंटू 1, 3 आएगा, उसमें से 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 3 ट्रांसलेशन तो 3/2 आरटी, 3/2 आरटी आएगा 1 मोल के लिए, तो 5 मोल के लिए 5 इंटू 3/2 आरटी। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 15/2 आरटी ये है, 15/2 आरटी ये है, तो आंसर आ गया 15 आरटी। ये आंसर है इसका, 15 आरटी। तो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए ये, इसको पढ़ के रखना और वेडनेसडे तक कंप्लीट कर लेना सारा।